हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक वीडियो बनाना था मुझे। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आप दिल्ली से गोवा किस तरीके से आए, आपका कितना खर्चा हुआ, कितने दिन लगे, कैसे आए आप, कितने लोग आए, ट्रेन से आए, बस से आए। तो मुझे लगा कि मुझे उसके बारे में एक वीडियो बना के डालना चाहिए। और ये ना, मैं जब दिल्ली से यहाँ आया था तो मैंने सोचा था आते ही डालूँगा, पर वो कुछ भी आप समझो, रीज़न जो भी रहा हो, फिर लॉकडाउन और ये सब चलता रहा। और अभी भी इधर गोवा में अभी भी ये लॉकडाउन एक्सटेंड होते जा रहा है। अभी भी 5 जुलाई तक एक्सटेंड है लॉकडाउन। तो ये सब के चक्कर में बाकी वीडियो बनते रहे, पर ये वीडियो रह गया ये ओवर कॉन्फिडेंस में कि अरे बन जाएगा बन जाएगा। तो इस तरह के वीडियो जनरली में आपने देखा होगा मेरे, हमेशा मैं छत पर ही बनाता हूँ। तो आज मैंने कहा यार छत पर बनाता हूँ, इतना अच्छा व्यू है, मानसून की वजह से हरियाली भी बहुत ज़्यादा है। तो चलो आज थोड़ा सा आगे घूमते हुए वीडियो बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आज जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन लोगों ने कमेंट किया, उन लोगों को मैं बताता हूँ कि भाई मेरा गोवा में मैं कैसे आया, मेरा कितना खर्चा हुआ। तो मैं अब शुरू करता हूँ। ये देखो पीछे डॉगी देख रहे हैं मुझे, ये डॉगी टॉनी जेरी के दुश्मन है। और आज मैं पहली बार आया हूँ, ये आपको दिख रहे होंगे मेरे पीछे, आज मैं पहली बार टॉनी जेरी के बगैर आया हूँ इधर इस बार। तो मैं आपको बताऊं, जैसे जब मैंने प्लानिंग बनाई कि भाई मुझे गोवा शिफ्ट होना है, तो मेरे पास गाड़ी है अमेज, होंडा अमेज कार है, पेट्रोल टॉप मॉडल है, पेट्रोल वर्जन है। तो डिक्की में मतलब स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से हमने मतलब मैंने पहले तो गाड़ी की सर्विस करवाई, और ताकि गाड़ी भी दिक्कत ना हो। मैंने गूगल पे चेक किया भी कितना डिस्टेंस है। तो दिल्ली टू गोवा लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर आ रहा था, 2000 किलोमीटर आ रहा था। और मेरे पास बजट बहुत कम था, मतलब लिमिटेड भी नहीं कहूँगा, बहुत ही कम बजट था। तो उसके बीच में मुझे प्लानिंग करनी थी। तो मैंने उसके ऊपर अपनी प्लानिंग करी, कैसे मैंने रूट बनाया, ये सब मैं आपको बताता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं आपको ना आगे का व्यू दिखाता हूँ। आप कितनी देर मेरा चेहरा देखोगे, जब निकला ही हूँ घर से बाहर तो आपको व्यू भी दिखाता हूँ मैं। और व्यू दिखाते हुए चलते चलते बात करता हूँ मैं, या किसी अच्छी जगह पे रुक के ना व्यू दिखाते हुए आपसे मैं इस बारे में बात करता हूँ। तो आज जब निकला ही हूँ घर से बाहर, तो मैं क्यों ना यहाँ पे बैठ के दीवार के ऊपर, हम लोग जब भी आते हैं यहाँ टॉनी जेरी के साथ आते हैं, सब लोग आते हैं, तो वीडियो कभी हमने यहाँ वैसे मतलब इस तरह के कोई नॉलेज देने वाली, कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला वीडियो नहीं बनाया हमने। तो आज मैं अकेला आया, मैंने कहा छत पे नहीं, आज मैं यहाँ बनाता हूँ। अभी बादल भी हो रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी देर में बारिश आ जाए। तो यहाँ पे इस दीवार पे बैठता हूँ मैं। आपने मेरे कई वीडियो देखे होंगे, शोना पहल इसी दीवार पे बैठे रहते हैं। यहाँ पे अभी शाम होने तो अभी थोड़ा सा काफ़ी भीड़ हो जाएगी, अभी बहुत सारे लोग भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ बैठ के वीडियो बनाते हैं। तो आपको ये, आप जब तक ये लहरें और व्यू का नज़ारा लो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देता रहता हूँ, और बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। आपको यहाँ बैठ गया हूँ मैं, बस फ़ोन ना गिर जाए नीचे पानी में। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने जैसे ही फैसला किया, तो सबसे पहला काम मैंने किया, अपनी गाड़ी की सर्विस करवाई मैंने। तो सबसे पहले मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस करवाई। पेट्रोल मॉडल है अमेज होंडा, तो और चलती भी बहुत कम है, तो उसकी वजह से उसका जो खर्चा है वो काफ़ी कम आता है। तो लगभग 5,500 रुपये के अंदर, 5,500 रुपये के अंदर उसकी सर्विस हो गई। और सर्विस हो गई उसकी, उसके बाद मैंने सर्विस हो गया, उसके बाद मैंने उसका पॉल्यूशन करवा लिया। पॉल्यूशन करवा लिया 1 साल का पॉल्यूशन करवा लिया, और टैंक फुल करवा लिया। उस समय लगभग 24-25 सौ रुपये में टैंक फुल होता था। अब पूरी तैयारी हो चुकी थी, पर मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि मैं जलंधर जाता रहता हूँ, 400 किलोमीटर था दिल्ली से। दिल्ली से जो जलंधर है वो 400 किलोमीटर है। तो लगभग 400 किलोमीटर के अंदर क्या होता है कि मेरा 500-600 रुपये का टोल लग जाता है। तो मैंने एक मोटा मोटा उसी एवरेज के अंदर ही अंदाज़ा लगाया। मैंने कहा यार बहुत सारे टोल टैक्स पड़ेंगे, और टोल टैक्स में लाइन बहुत लंबी पड़ेगी, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। और टाइम वेस्ट होगा तो क्या करें, तो मुझे फास्टैग का मालूम था, तो मैंने क्या किया, फास्टैग लगवाया। तो कुछ 50 रुपये में फास्टैग लग गया। उसके बाद मैंने उसमें पैसे रिचार्ज करके पेटीएम से उसमें पैसे डाल दिए। अब गाड़ी की सर्विस हो चुकी थी, सामान मैंने अपने घर का सारा OLX पे बेच दिया था। तो हम लोग सिर्फ अपने कपड़े लेके आए थे। अब मैं, मेरी वाइफ, मेरी 2 बेटियां शोना और पहल, और टॉनी एंड जेरी, हम लोग सब तैयार थे। हमने डॉग फूड वगैरह इनके लिए रख लिया था, पानी का, पीने का पानी और ये सब रख लिया। अब आती है कि रूट कैसे बनाया। तो दिल्ली से गोवा आने के लिए 2-3 रूट थे। तो एक तो यूपी होकर के ग्वालियर होकर के रूट था, एक यूपी होके ग्वालियर होकर के रूट था।
आगरा वाली साइड से, और एक जो था वो राजस्थान वाली साइड से था। तो मैं राजस्थान वाली साइड से जब मैं कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल से गया था जिस रूट से, तो मैंने कहा वही रूट ज़्यादा बेटर है। वो रास्ता मेरा देखा हुआ था, सुरक्षित था, रोड भी ठीक ठाक थे, और रास्ते में कई लोग मुझे जानते भी थे जो उस दौरान मेरे को साइकिल जर्नी के दौरान मिले थे। मैं कहा कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं उनसे हेल्प ले सकता हूँ। तो ये सोचते हुए मैंने वही रास्ता चुना। तो लगभग मैंने आपको बताया 2000 किलोमीटर था। अब मैंने सोचा कि अगर मैं एक दिन में 500 किलोमीटर चलाता हूँ तो मुझे 4 दिन लगेंगे, और 4 दिन में एक दिन आप एक्स्ट्रा लेके चलो, तो मेरा एक दिन में रुकने का जो बजट था वो कम से कम 2000 रुपये का पर डे बैठ रहा था। क्योंकि एक तो अभी अभी फर्स्ट वेव का लॉकडाउन जो था वो अभी अनलॉक होना शुरू हुआ था। तो अनलॉक होना शुरू हुआ तो होटल्स वगैरह में बुकिंग इजीली मिल नहीं रही थी, और मेरे साथ मुझे पेट अलाउ वाले होटल चाहिए थे। तो मैंने booking.com पे पेट अलाउ वाले होटल ढूंढने शुरू किए। तो मैंने को बड़ी मुश्किल से जयपुर में एक होटल मिला, क्योंकि जयपुर वगैरह में सब जगह पे होटल, बहुत ही ज़्यादातर होटल तो बंद थे लॉकडाउन की वजह से, और कुछ जो होटल थे वो पेट अलाउ नहीं कर रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से मुझे एक होटल जयपुर में मिला। पर मैंने कहा जयपुर जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मतलब दिल्ली से जयपुर 250 किलोमीटर है। तो मैंने कहा 250 किलोमीटर में पहला स्टे तो कुछ जल्दी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि 250 किलोमीटर में नहीं रुकते हैं, थोड़ा आगे। तो मैंने कोटा में सर्च करना शुरू किया। तो कमाल की बात है कि कोटा में मुझे एक भी होटल नहीं मिला, पेट अलाउ वाला होटल कोई भी नहीं मिला कोटा में। तो ना टोंक में मिला, ना कोटा में मिला। तो मेरे को उसके बाद मिला इंदौर में। इंदौर में मुझे एक होटल मिल गया जिसमें पेट अलाउ थे। तो पेट अलाउ थे, होटल से मेरी बात हो गई। पेमेंट था वो होता है ना कि आप उसी टाइम पेमेंट देना, ऑन द स्पॉट पेमेंट देना। तो मैंने ऑन द स्पॉट पेमेंट चुना कि मतलब कैश पेमेंट वहीं पे देंगे। होटल का नाम था प्रेम बंधन, बहुत अच्छा होटल था, बिल्कुल एकदम सिटी के बीच में था, और एकदम सेंटर, और बढ़िया होटल था। तो मैंने उस होटल में, डिटेल भी मैं आपको दे दूंगा, वहाँ का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो होटल बड़ा अच्छा था, और हमें सस्ते में मिल गया। हमें वो मिला होटल 1000 से 1200 रुपये में मिला हमें होटल। तो उसमें ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं था, रूम था प्राइवेट, मतलब जैसे होटल में रूम होते हैं, अच्छा लग्जरी रूम था, ओयो टाइप का रूम थे। तो हुआ ये कि अब दिल्ली से इंदौर की दूरी जो थी वो 1800 किलोमीटर थी। तो फैसला ये लिया मैंने कि मैं सुबह 3 बजे निकलूँगा, क्योंकि रात की ड्राइविंग में अवॉइड करना चाहता था। तो मैंने कहा 3 बजे निकलूँगा। तो 3 बजे निकलने के बाद में तो आप सुबह की तरफ बढ़ रहे होते हो, तो आपके पास पूरा दिन होता है, रास्ते में कोई दिक्कत आए कुछ आए तो कोई दिक्कत नहीं। फिर डॉग्स हैं तो क्या रास्ते में प्रॉब्लम करेंगे मालूम नहीं, लंबी जर्नी है। तो मैंने सुबह 3 बजे निकलने का प्रोग्राम बनाया, और मैं नवंबर में स्टार्टिंग में, मतलब 30 नवंबर के आसपास, मैं एग्जैक्ट डेट वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा डिटेल। मैं वहाँ से निकला, सुबह 3 बजे निकलना था। निकलते निकलते 4 साढ़े 4 हो गए। मेरा डे 1 का वीडियो पड़ा हुआ है। तो सुबह सुबह 4 बजे मैं अपने नेबर से मिलते हुए सीधा वहाँ से निकला, और दिल्ली से मैंने 18 घंटे में 900 किलोमीटर गाड़ी चलाई। 18 घंटे में 900 किलोमीटर गाड़ी चलाते हुए मैं इंदौर में रुका, इंदौर पहुंच गया। मैं रात को 10:30 बजे के करीब इंदौर पहुंचा हूँ। मैं उज्जैन पार करके फिर इंदौर आया मैं 10:30 बजे के आसपास। तो इंदौर में पहुंच गया। इंदौर में हमने नाइट स्टे किया, सुबह हमने नाश्ता वगैरह किया, पोहा, और ये पोहा था, और भी कुछ चीज़ें थी, हमने उसका नाश्ता किया। और हम लोग लगभग 10:30-11 बजे, क्योंकि 18 घंटे की ड्राइविंग मैंने अकेले करी थी, वाइफ को मैंने गाड़ी चलाने नहीं दी थी, तो मैंने कहा अब चलते हैं। तो अब वहीं पे मैंने होटल प्रेम बंधन से ही ढूंढा। अगला पॉइंट मैंने चुना नासिक। तो प्रेम बंधन होटल से ही मैंने नासिक में एक रिजॉर्ट बुक कर लिया। वो मुझे 1500 रुपये में मिला। अच्छा वो रिजॉर्ट था। अब जब नासिक से जब मैं इंदौर से चला, नासिक पहुंचा, दूसरी नाइट, सेकंड नाइट जो थी, मैंने नासिक में स्टे किया। और एक मिनट बस, हाँ, तो मैंने नासिक में स्टे किया। नासिक में स्टे करने के बाद नासिक में जो वो रिजॉर्ट था ना, वो इतना प्यारा रिजॉर्ट था। रात को लगभग हम वहाँ पे भी 10 साढ़े 10 बजे पहुँचे नासिक में। पूरा अंधेरा हो गया था, और वो नासिक के बिल्कुल सिटी के आउट जा कर के वो रिजॉर्ट था। तो वो रिजॉर्ट में ढूंढते ढूंढते हमें बड़ी दिक्कत हो गई, और पहुँचते मतलब नासिक तो हम पहुँच गए, पर 1 घंटा वो रिजॉर्ट ढूंढने में लग गया। वो बिल्कुल सिटी से बाहर था, और हम वहाँ पर हमने रुके रिजॉर्ट में। हमें वो राहुल नाम का जो केयर टेकर था रिजॉर्ट का, वो लड़का लेने आया।
रात को, मतलब जंगल में एकदम अंधेरा, बड़ा एक डेंजर वो था कि मतलब आप जंगल के अंदर हो और कहीं कोई घर नहीं, कोई लाइट नहीं। तो हम लोग फिर वो रात को वो आया रिज़ॉर्ट में हमें वहाँ खेतों में लेने, जंगल में, और हम रिज़ॉर्ट पहुँच गए। रिज़ॉर्ट बहुत अच्छा रिज़ॉर्ट था, बड़ा रिज़ॉर्ट था, साथ में नदी बह रही थी, बिल्कुल रिज़ॉर्ट के साथ में ही नदी भी थी, पीछे खेत थे। तो हम लोग वहाँ रुके, बड़ा अच्छा फील हुआ। सेकंड डे था, थक चुके थे 2 दिन से, काफ़ी गाड़ी चला रहा था। तो सुबह हम लोग उठते उठते में लेट हो गए तो, और रिज़ॉर्ट इतना अच्छा लगा, बच्चे भी वो नदी में एंजॉय करने लगे। मैंने कहा पता नहीं दोबारा कब मौका मिले, तो मैंने कहा चलो एक दिन और रुकते हैं। तो मैंने उनसे बात करी, तो पहले दिन तो मैं 1500 रुपये में रुका। मैंने उनसे बात करी मुझे एक दिन और रुकना है, पर मेरे को कुछ डिस्काउंट चाहिए। उन्होंने सेकेंड डे मेरा 1000 रुपीज़ में कर दिया, और 1000 रुपीज़ में मैं वहाँ रुका। सेकेंड डे हम रुके वहाँ पे, बिल्कुल बॉडी एकदम रिलैक्स हो गए थे, थकावट उतर चुकी थी। उसके बाद में जब अगले दिन सुबह निकलना था, तो इतना खुला एरिया देखा, तो मुझे ना डॉग्स को बांध के रखना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि चलो इनको खोल देता हूँ। तो वो खोल के मैं इनको घुमा रहा था, तभी वो अचानक खेत में एक कुआं था, वो जेरी भागते हुए उस कुएं में गिर गया। वो लगभग 60 या 40 फुट के आसपास गहरा कुआं था। उस कुएं के अंदर जाके जेरी गिर गया। सुबह 6 बजे की बात है, पानी एकदम ठंडा, एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा पानी। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे तुरंत खेत के अंदर किसानों का घर था, उनको बुला के लाए। राहुल भी आया, राहुल सो रहा था, उसको उठाया। शोना चिल्लाती हुई आई, तो मैं भागा उस तरफ, तो मालूम पड़ा जेरी गिर गया है जी कुएं में। मैं उतरने की सोच ही रहा था, क्योंकि वो लोहे की एक सीढ़ी होती है कुएं के अंदर, तो कभी मैं उतरा नहीं। उसके अंदर काफ़ी बिजली की तारें थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही उतरता हूँ। तब तक राहुल आ गया, और राहुल उतरा, जबकि राहुल को डॉग से बहुत डर लगता है। तो राहुल उतरा और उसने जाके जेरी को पकड़ा। अगर मेरे ख्याल से 10-15 मिनट और होते, 5-10 मिनट लेट, तो जेरी का बचना मुश्किल था, क्योंकि वो पानी बहुत ही चिल्ड था, वो सुस्त हो गया था। तो वहाँ से हम लोग फिर, ठीक है, वो जो भी इंसिडेंट था, जेरी हुआ ठीक, और हम वहाँ से लगभग 12 बजे निकले। अब हमारी जो तीसरी नाइट थी, तो ये चौथी नाइट। पहले दिन हम रुके इंदौर में 1 रात, दूसरे दिन हम रुके नासिक में 2 रात। अब जो चौथा दिन था, वो हम चले, हमने पूना स्टे किया। पूना का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। अभी तक दोनों एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे, पर पूना का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो हुआ ये कि पूना में एक तो सिटी बड़ी कंजेस्टेड, बहुत ही भीड़, और पूना का एक्सपीरियंस मेरे पास पहले भी था साइकिल वाली जर्नी के दौरान। मतलब एक तरह से गुड़गांव है वो, जैसे आईटी हब बन चुका है गुड़गांव की तरह। तो इतनी भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से रात को हमने एक होटल बुक किया, पेट अलाउ था। फिर वो होटल बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया में, कंजेस्टेड एरिया में था। वो हमें कहने लगे आपका डॉग भौंकना नहीं चाहिए, लोगों की कंप्लेंट आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मतलब, और इतना गंदा रूम था, सफोकेशन थी, कहीं पे कोई वेंटिलेशन नहीं था, बहुत बैड एक्सपीरियंस था। फाइनली हमने तो चेकआउट करने तक का सोच लिया, वो भी हमें पैसे रिफंड देने को तैयार हो गए। पर वो फिर ऑनर ने एक बार बोला कि आप एक दूसरा रूम देख लो, मैं आपको एक दूसरा रूम दे देता हूँ, तो आप एक बार वो दूसरा रूम देख लो, शायद आपको ठीक लगे। तो दूसरा रूम पहले वाले से बेटर था। हम भी थके आ रहे थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कोऑपरेट करते हैं और हम चला लेते हैं। तो फाइनली ये हुआ हम लोग वहाँ पे रात को रुक गए, और बस रात जैसे तैसे काटी। उस दिन रात को हमने डिनर भी नहीं किया, बाज़ार से ही कुछ बच्चों के लिए एक बर्गर पैक करा लिया और कुछ कोल्ड ड्रिंक ले ली। मतलब ऐसा कुछ भी जुगाड़ वुगाड़ करके हमने रात वहाँ पे पूना में निकाली। और फिर पूना से हम निकले और सीधा फिर गोवा। पूना से सीधा कोल्हापुर होते हुए, सावंतवाड़ी होते हुए मैं गोवा आ गया। तो गोवा पहुंच गया था मैं शाम को 8 बजे के आसपास, 7-8 बजे मैं गोवा पहुंच गया था। और इस बीच में 2 इंसिडेंट भी हुए थे, वो आपको बताना भूल गया। एमपी के अंदर जब मैं एक फॉरेस्ट को पार कर रहा था, और ये सारा रूट वही था, 99% ये रूट वही था जिस रूट से मैं साइकिल से गया था। लगभग 1 साल भी नहीं हुए थे, 8-10 महीने पहले। तो एक इंसिडेंट हुआ कि जंगल के अंदर ट्रैफिक पुलिस ने रोका, मेरा स्पीड का चालान काटा, क्योंकि मेरी गाड़ी की जो स्पीड थी वो 45 थी, और वो जंगल एरिया था, वहाँ पे 30 की स्पीड थी। गोवा में भी मैक्सिमम जगहों पे 30 की स्पीड है, 30 या 40 की स्पीड होती है। तो वहाँ पे मेरा फ़ाइन कटा 1000 रुपीज़ का। जब मैं रूल ब्रेक करता हूँ तो मैं कभी पुलिस वालों से आर्गूमेंट नहीं करता। तो वहाँ पर मेरा एक फ़ाइन कटा था एमपी में, ये कटा था इंदौर से नासिक के बीच में। और इसके बाद फिर पूना से जैसे ही हम सुबह निकले, तो मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो पूना में जैसे सुबह 6 बजे ही हम निकले थे, तो 6:30 बजे पूना सिटी के अंदर ही हमारे को ट्रैफिक पुलिस ने रोका, और मास्क ना पहनने की वजह से हमारा फ़ाइन काटा उन्होंने।
तो उस समय भी कुछ 500 रुपीज़ मेरे को देने पड़े उनको। तो ये 2 इंसिडेंट हुए थे। टोल टैक्स मैंने आपको, अब मैं इसमें आपको मोटा मोटा बता दूँ जो एक्सपेंस क्या क्या हुआ। तो एक एक्सपेंस तो ये हुआ, पानी देखो लहरें कितनी छींटे मार रही हैं आज। तो एक तो मैंने टोल टैक्स जो फास्टैग लगवाया था उसमें मेरा लगभग 3,500 रुपये का टोल टैक्स लगा। तो आप ये मान लो कि दिल्ली से अगर गोवा आपको बाई कार आना है तो लगभग 3,500 रुपये का आपका टोल टैक्स लगेगा जो और फास्टैग लगवाना वो बहुत ईजी रहेगा, नहीं तो बहुत आपका टाइम वेस्ट होगा। इतने टोल टैक्स आते हैं, आपको बहुत लंबी लंबी लाइनें मिलेंगी। तो देखो तो फास्टैग जरूर लगवा लेना। 3,500 रुपये के आसपास का आपका टोल टैक्स लगेगा, वो 2-4 से ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और मैंने 4 बार टैंक फुल करवाया। तो उस समय मेरा टैंक जो गाड़ी का टैंक फुल होता था वो लगभग 2,500 के आसपास का होता था। तो मोटा मोटा मेरा 10,000 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये 700 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, पूरा 10,000 रुपये का मेरा पेट्रोल लगा 2,000 किलोमीटर में दिल्ली से यहाँ तक का। और मैक्सिमम गाड़ी मैंने नॉन AC चलाई थी, ठीक है। और 3,500 रुपये का मेरा टोल टैक्स लगा। प्रेम बंधन होटल में मेरे को 1,500 रुपये पहली रात, और प्रेम बंधन होटल जो इंदौर में था उसमें मैं 1,200 रुपये में पहली रात रुका। दूसरी और तीसरी रात नासिक में मैं 1,500 और 1,000 मतलब 2,500 रुपये में नासिक के रिजॉर्ट में रुका। और उसके बाद पूना में मैंने 1,000 रुपये में वो होटल बुक किया था, तो उसमें रुका और फिर सीधा मैं गोवा आ गया। तो अब आप इसका टोटल करके मैं आपको डिटेल बता दूंगा टोटल की कि 10,000 रुपये का पेट्रोल लगा लो और 4,000 रुपये का टोल टैक्स लगा लो 14,000, और 2,000 रुपये पर नाइट खाना पर डे का खर्चा लगा लो खाना वगैरह। तो 4 दिन के हिसाब से मेरा 8,000 रुपये उसमें लगा। तो लगभग 25,000 रुपये के अंदर मैं होंडा अमेज कार से मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बेटियां और मेरे 2 डॉगी 4 दिन के अंदर 2,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके गोवा आ गए। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि गोवा में मैं अपनी जीविका के लिए क्या कर रहा हूँ, या मेरे इनकम सोर्स क्या है, या मैं यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ, या सर्वाइव कर रहा हूँ या इंजॉय कर रहा हूँ, वो आपको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगा। तो अभी आपको मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि गोवा से दिल्ली तक का मेरा जो सफ़र था वो कैसे, गाड़ी की सर्विस करा ली थी मैंने, टैंक फुल दिल्ली से ही करा लिया था। और मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी हेल्प करी। और मतलब यही था, और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है। पेट्रोल का बता दिया, रास्ते में कहीं पे कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा एक पूना वाले होटल के अलावा, और कहीं पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरे साथ कि भी मेरे को लगे कि भी कोई बैड एक्सपीरियंस है। गाड़ी भी बिल्कुल बढ़िया चली, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, ना डॉग्स की भी कोई तबीयत ख़राब हुई। एक ये जब जेरी वाला इंसिडेंट हुआ था कि जेरी कुएँ में गिर गया था, और ये जेरी एक बार पहले भी 2 मंजिल से ऊपर से नीचे गिर चुका है और खरोंच भी नहीं आई थी। 40 फुट कुएं के अंदर गिर गया, गहरे कुएं के अंदर, वहाँ से भी आ गया। तो ये इसके साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि ये मौत के मुंह से वापस आया है। ये मैं आपको बताते बताते मैं आज व्यू दिखाते हुए मैंने ये अपना बातों वाला वीडियो कंप्लीट किया। नॉर्मली मैं ये वीडियो इस तरह के जितने भी मैंने बनाए हैं अपने घर की छत पे ही बनाए हैं। वो सामने वाला जो घर है ना वो मेरा है, ये वाला, इसके पीछे वो जो दिख रहे हो ग्रे कलर का, ये ठीक मेरी उंगली के ऊपर, ये मेरा घर है। ये चपोरा फोर्ट है, ये जो आप देख रहे हो, और ये मोरजिम बीच है। इस बीच के बाद में, मोरजिम के बाद मेंद्रिम बीच आता है और आरंबोल बीच आता है। तो ये जेट्टी है जहाँ पे सारे फिशरमैन आकर के इनकी फ़िश की बोट आके खड़ी होती है। अभी गोवा में लॉकडाउन लगा हुआ है, मानसून शुरू हो गया तो बीच सारे बंद है। तो अभी गोवा को अगर प्लान कर रहे हो तो ये मान के चलना कि आप बीच पे जा तो सकते हो पर पानी के अंदर नहीं जा सकते हो। वो गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है और ये अक्टूबर में जाके खुलेगी, सितंबर एंड में या अक्टूबर स्टार्टिंग में जाके। मानसून के अंदर गोवा में बीच में जाना अलाउड नहीं होता है, ठीक है। और लॉकडाउन अभी 5 जुलाई तक है। तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, कहीं आप गोवा प्लान कर रहे हो बीच वगैरह सोच के तो वो आपको दिक्कत होगी। अभी मैं इस वक्त नॉर्थ गोवा में रहता हूँ, वागाटर के पास में रहता हूँ। ये सारा एरिया वागाटर है और ये सियोलिम और ये मोरजिम बीच है। और इसके बाद मैं हो सकता है कुछ टाइम बाद यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँ, तो वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और भी कोई आपको गोवा के बारे में जो भी कोई क्वेरी हो, यहाँ आना हो, यहाँ के बारे में जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और आपको एक ऐसी मेरी जो दिल्ली से यहाँ आने की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। और इसी फ्लो में, जैसे मान लो दिल्ली से गोवा 2,000 किलोमीटर है, अगर मान लो आप 1,000 किलोमीटर में आते हो तो आप इसी एवरेज में इसको कम कर लेना, क्योंकि लगभग टोल टैक्स, लगभग पेट्रोल, वो सब इसी फ्लो में लगेगा। अगर इसको 4,000 किलोमीटर से आना है किसी को तो इसको डबल कर लो, 1,000 किलोमीटर से आना है तो इसको हाफ कर लो। जैसे मैं 400 किलोमीटर के अंदर मेरा 500 रुपये का टोल लगता है,
दिल्ली से जलंधर के बीच में। तो देख लो 2000 किलोमीटर के अंदर मेरा जो टोल टैक्स लगा था वो 3500 का लगा था। तो मतलब एक अप्रॉक्सीमेटली उसी एवरेज में रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई कई गुने का फ़र्क आएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। उम्मीद करता हूँ वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और ख़ास तौर पे ये व्यू बहुत अच्छा लगा होगा पानी का। ओके बाय, फिर मिलेंगे। कल हमें यहाँ से नारियल मिला था एक, ये भी 4 नारियल गिरे थे, पर ये ना गिरते ही चटक जाते तो इनका पानी निकल जाता तो बेकार हो जाते हैं। पर एक हमें साबुत मिला था। तो रात को मैं आया था पहल के साथ, तो फिर एक सही था वो हम ले गए। ये 2 क्रैक हो गए, तो ये क्रैक होने के बाद में इनका पानी निकल जाता है। ट्रिप भी हमारे साथ साथ ही आती है। ये डॉग का ग्रुप बैठा हुआ है। ये नज़ारा देखो दोस्तों, वो सामने वाइट वाले के ठीक बैक साइड में मेरा घर है। ये वो दिख रहा है पीछे खिड़की, अगर जूम करूँगा तो शायद आपको दिखेगा। अभी यहाँ पे सनसेट होने वाला है। आज बहुत दिनों बाद धूप निकली है, क्योंकि मानसून चल रहा है गोवा में, तो बारिश काफ़ी है। पर अभी कई दिनों बाद, ये देख रहे हो चपूरा फूट के ऊपर काले बादल भी हैं, और अभी कई दिनों बाद धूप निकली है। आज मैं शायद पहली बार आया हूँ टॉनी जेरी के बगैर इस एरिया में। एक वीडियो बनाना था, हर बार छत पर बनाता हूँ, तो मुझे लगा कि इस बार व्यू दिखाते हुए बनाऊँ। उधर बारिश भी हो रही है, लहरों में धुंधलापन सा दिख रहा है, मतलब बारिश हो रही है उस तरफ।